22 जनवरी है। 22 जनवरी को 12:05 के बाद 1 बजे तक इस देश में एक ऐसा मुहूर्त था जिस मुहूर्त के बारे में देश के लगभग करोड़ों लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि हां, यहां से एक नया कालचक्र शुरू हो रहा है। और कालचक्र शुरू होने की उद्घोषणा स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इसमें कोई शक नहीं कि पूरा देश उनकी उद्घोषणा से लगभग सहमत है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा आपके सामने बेहद जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि एक वर्ग है, एक पक्ष है जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो मतांध हैं, वो कहीं और खोए हुए हैं। उनके सलाहकार, उनकी सलाह मंडली पता नहीं उन्हें किस प्रकार के सलाह दिए जा रहे हैं। इस पूरे खेमे को विवेकहीनता की पराकाष्ठा पर यह पूरा का पूरा खेमा चला गया है। और उनके सलाहकार समझते हैं कि वो जनता की नब्ज जानते हैं। वो कट थ्रोट पॉलिटिक्स में हैं, हार्डकोर पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन उस पॉलिटिक्स में वो आदर्श ढूंढने लगते हैं। ये उनका द्वंद है कि न तो वो आदर्श ढूंढ पाते हैं, न ही कट थ्रोट पॉलिटिक्स कर पाते हैं। इस द्वंद में वो एक के बाद एक चुनावी रण में खेत होते जा रहे हैं, मूर्छित होते जा रहे हैं। चुनावी रण में उन्हें विजयी होना ऐसा लगता है स्वप्न हो गया है। और इस बार तो शायद ये देश के स्तर पर तीसरी दफा होगा जब उनका स्वप्न साकार नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जो बात दीवारों पर लिखी हुई है उसे एक पूरा वर्ग नहीं समझ पा रहा है और उनकी पूरी एक बैटरी, उनकी सलाहकार मंडली उनको गलत सलाह दे रही है। सलाह इस स्तर का है कि एक पार्टी या संगठन विशेष के विरोध में एक पूरी संस्कृति का विरोध करने का तमगा अपने ऊपर ले रहे हैं। एक धर्म का विरोध करने का तमगा खुद के ऊपर ले रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि न चाहते हुए भी उनको मालूम है कि एक धर्म के विरोध का उनके माथे पर पाग पहनाया जाएगा। एक वर्ग के विरोध का उनके माथे पर टोपी पहनाई जाएगी। बावजूद उसके एक पूरा वर्ग इस स्थिति को क्या समझ नहीं पा रहे थे? क्या वो समझना नहीं चाहते? क्या 2019 में ही इस बात की बिगुल नहीं बज गई थी कि 2024 चुनाव के पहले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का मुद्दा संपूर्ण रूप से चुनावी मुद्दा होने वाला है? और अगर ये इनको जानकारी नहीं थी एक वर्ग विशेष को, तो मैं समझता हूं उन्हें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि राजनीति वही करें जो दूरदृष्टि को अपने साथ रखें, जिनके पास दूरदृष्टि हो, विजनरी हो। वो कम से कम देख सकें कि आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला है, आने वाले 2 महीने में क्या होने वाला है, आने वाले 12 महीनों में क्या होगा, आने वाले 60 महीनों में क्या होगा। अगर इसका इल्म नहीं है, मोटे तौर पर अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो और फिर भी आप आकलन ना कर सकें, तो ये आपकी बौद्धिक बैंकरप्सी का ही
इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का सबसे बड़ा नमूना है। जी, मैं बात कर रहा हूं देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और उनके गठबंधन के अन्य पार्टियों की। क्या वो इतने दूरदर्शी नहीं थे कि 22 जनवरी को जो आयोजन होगा, उस आयोजन के उफान में पूरा देश शामिल होगा? उनको इस बात का इल्म नहीं था। सिर्फ यह कह देना कि मीडिया बिक गई है, मीडिया रात दिन दिखा रही है। आपने ऐसा कौन सा काम किया जो मीडिया आपको दिखाने लगे? यह आपको मालूम है, आप घोषित तौर पर कह चुके हैं, कुछ टेलीविजन एंकरों के नाम आपने घोषित तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया है कि हमें इनके यहां नहीं जाना है। लेकिन वो तो रास्ता नहीं है। अगर उनके यहां नहीं जाना है तो क्या फिर आपने कोई और रास्ता बनाया? नहीं बनाया। जनसंपर्क का एक रास्ता बना रहे हैं, उसकी भी टाइमिंग संपूर्ण रूप से प्रश्न के घेरे में है। मित्रों, आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण है। एक नए काल चक्र का शुरू होना तो जरूरी है, अत्यावश्यक है भारत के उदय के लिए, संपूर्ण भारत के उदय के लिए। लेकिन संपूर्ण भारत का उदय तभी होगा जब भारत के सामने एक मजबूत विपक्ष भी हो। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हो रही है कि मजबूत विपक्ष नरेंद्र मोदी से कमजोर की वजह से कमजोर नहीं है, वो अपनी कमजोरियों, अपनी नाकाबिलियत की वजह से कमजोर है और उनके नाकाबिल सलाहकार उन्हें तबाह कर रहे हैं, प्रत्येक पल तबाह कर रहे हैं। एक के बाद एक उनके निर्णय ऐसे हो रहे हैं जो उन्हें तबाही की गर्त में ले जाने के लिए काफी है। हर बार वो गलत निर्णय कर रहे हैं, हर बार वो गलत निर्णय कर रहे हैं। इसी एक राम मंदिर का उदाहरण लीजिए आप। जब मुकदमा चल रहा था तब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस कंफ्यूज रही, कभी ताला लगवाया, कभी फिर ताला खुलवाया। केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, एक ढांचा टूटा तो 5 सरकारों को निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया। 5 सरकारों को अपनी आहुति देनी पड़ी। वो कैसा निर्णय था? किसके दबाव में निर्णय लिया जा रहा था जो इस प्रकार का इतिहास लिख रहे थे? उस चुनाव के बाद क्या हुआ? उस 5 सरकारों को विघटन करने के बाद निर्णय क्या रहे? उसके बाद उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, बढ़ती रही। 2 के बाद 85 तक पहुंच गई। 2 सांसद थे उन्हें 80s 90s में, और फिर 90s का जो शुरुआती चुनाव हुआ उसमें पहुंच गए 85 तक। ये आप देख नहीं पा रहे थे, आप अनिर्णय की स्थिति में थे, दोनों को साधना चाहते थे। और अनिर्णय की स्थिति में निर्णय यही होता है कि आपको नुकसान होना है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।